नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं IBN 7। पाटलिपुत्र का महासंग्राम जारी है। बिहार में दूसरे दौर की वोटिंग इस वक्त चल रही है। लोग सुबह सुबह घरों से निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंच चुके हैं। लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह जमीन पर दिख रहा है। आपको दिखा रहे हैं इस वक्त हम गया, जहानाबाद, कैमूर और औरंगाबाद, इन 4 जिलों की तस्वीरें जहां भारी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। दूसरे चरण में बिहार के ज्यादातर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आज वोट डाले जा रहे हैं। इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। हम लोग का मुद्दा है विकास हो, यही मुद्दा हम लोग का है। हम लोग सोच रहे हैं कि देश का विकास हो, देश आगे बढ़े, भ्रष्टाचार मिटे। यहाँ का हम लोग का यही मतलब निवेदन है, आग्रह है कि आगे बढ़े देश। देखिए, सबका मुद्दा है विकास ही होना। विकास होने का मतलब देश का विकास, मतलब हमारा विकास। ऑटोमेटिक हमारा विकास होगा जब देश का विकास होगा। तो हम ऐसे से आए हैं बूथ नंबर 117, बूथ नंबर 118, उसको सुरक्षा के लिए 5 जवानों में आए तैनात है। यहाँ पर कोई जब का मतलब ऐसा हरकत नहीं होगा जो कि वोटिंग पर कोई दिक्कत आए। सुरक्षा के इंतजाम तगड़े हैं, लोगों में उत्साह है। अब आपको दिखाते हैं इस दौर में लड़ रहे दिग्गजों की तस्वीर। दूसरे दौर के दिग्गज में सबसे पहला नाम आता है जीतन राम मांझी का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता मांझी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, इमामगंज से और मखदूमपुर से। और इशारों में वो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बना चुके हैं, जनता को संबोधित करते हुए। दूसरे नंबर पर हैं विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ JDU नेता उदय नारायण चौधरी। ये इमामगंज से मांझी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है बिहार BJP के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रेम कुमार। प्रेम कुमार बीते 6 बार से गया में चुनाव जीतते रहे हैं। अगले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों में जिनका नाम है उनमें इनका भी नाम चल रहा है। अति पिछड़ों की राजनीति इनके नाम के जरिए की जाती है। और उसके बाद रोहतास के नोखा से BJP के उम्मीदवार, जिनको आप कई बार टेलीविजन चैनल्स पर देखते होंगे, यहाँ IBN 7 पर भी कई बार देख चुके होंगे, रामेश्वर चौरसिया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। 5वें नंबर पर हैं राजेंद्र सिंह। इनको रोहतास की दिनारा सीट से BJP चुनाव लड़ा रही है। माना यह जा रहा है कि राजेंद्र मुख्यमंत्री पद के एक सरप्राइज कैंडिडेट हो सकते हैं। और औरंगाबाद से BJP के उम्मीदवार रामाधार सिंह BJP के कोटे से नीतीश सरकार में सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। चुनाव आयोग लाख तैयारियों के दावे करे, लेकिन सासाराम की तस्वीरें उन तैयारियों की पोल खोलती हुई आपको नजर आएंगी। सासाराम में एक पोलिंग बूथ पर लोग अंधेरे में ही वोट डाल रहे हैं। दरअसल इस पोलिंग बूथ में लाइट नहीं है। हमारे संवाददाता विक्रांत यादव ने वहां से ये रिपोर्ट भेजी है। इस समय हमें सासाराम में, जिसे शेरशाह सूरी की नगरी के रूप में भी जाना जाता है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। और कुछ आपको माहौल दिखाते हैं। शहर के भीतर का ये पोलिंग बूथ है। ऑडिटोरियम है सासाराम का, ऑडिटोरियम का, इसे सासाराम ऑडिटोरियम कहा जाता है। देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइन लगी हुई है। और आप देख सकते हैं अंधेरा, प्रकाश का बिल्कुल भी इंतजाम नहीं है, लाइट नहीं है यहाँ पर। और अभी कुछ देर पहले तक यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था। अब चूंकि थोड़ी सूरज की रोशनी आने लगी है तो कुछ दिखाई दे रहा है और काम शुरू हुआ है। लोगों से भी कुछ बात करने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके के अंधेरे में, लोग तो सुबह जल्दी आ गए, लेकिन क्या वोटिंग में देरी लग रही है? काफी देरी हो रही है। टाइम दिया गया था 7 बजे, 7:15 होने जा रहा है। अभी तक वोटिंग एक भी नहीं पड़ा है। आप लोग यहाँ पर आ गए थे, किस तरीके की परेशानी यहाँ देखने को भी मिल रही है? वोटिंग काफी लेट स्टार्ट हुआ है और देख सकते हैं कि लाइट यहाँ पर बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल अंधेरे में काम कर रहे थे। कुछ देर पहले तक टॉर्च जला करके काम कर रहे थे। अब हालांकि थोड़ा सा रोशनी आई तो काम। ये हैं पहले वोटर जिन्होंने इस बूथ पर पहला वोट डाला। यूथ है और वोट भी पहला डाला। सुबह सुबह आप अपना वोट डालने आए थे जी। कितने बजे आ गए थे यहाँ पर? 6:30। तो 6:30 बजे आ गए थे। और इतनी जल्दबाजी क्यों थी वोट डालने की? क्या संदेश देना चाहते हैं? विकास का, और हम चाहते थे कि विकास के नाम पे हर लोग वोट दें। और मेरा अंदर जुनून था कि मैं पहला वोट दे के विकास के नाम पे अपना परिचय दूं।
ये पहले वोटर थे, यूथ थे और कह रहे थे कि जुनून था जिस कारण से हम यहाँ थे। देख सकते हैं कि लाइन भी बाहर लगी हुई है अभी, हालांकि कुछ ही देर पहले वोटिंग शुरू हुई, लेकिन लोग सुबह सुबह यहाँ पर आ गए। हालांकि नहाए नहीं है, स्नान नहीं किया है, लेकिन नाश्ता नहीं किया, लेकिन सबसे पहले वोट डालने आ गए हैं। और वोट डाल जो चुनाव आयोग ने कहा था कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो आप सब लोग जलपान जो है मतदान करने के बाद सब तो आप देख सकते हैं कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि मतदान करने के बाद ही जलपान किया जाएगा। एक और वोटर अपना वोट डाल के आए हैं। बहुत सुबह सुबह आपने अपना वोट डाल दिया? हाँ, दिए हैं, विकास के नाम पर वोट दिए हैं, जंगल राज और भ्रष्टाचार के खत्मा के लिए वोट दिए हैं। और भीतर में कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ वोट डाल रहे हैं वहाँ लाइटें नहीं, बुझा नहीं रहा है कि किस पर आदमी वोट डाले। मोबाइल से एक आदमी दिखाया है तब आदमी वोट डाला है। यानी मोबाइल की लाइट से दिखाया गया कि लाइट दिखाई गई आपको? मोबाइल के लाइट से दिखाया गया है कि कम से कम आप बुझाई दे कि किस पर वोट डालना है। इसका व्यवस्था प्रशासन एकदम नहीं किया है। बैठने के लिए लोगों को कुर्सी वगैरह का भी व्यवस्था नहीं है, एकदम जर्जर व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से। तो आप देख सकते हैं कि ये शहर के बूथ का इंतजाम है, जिस कहा जाता है कि ये जो सेकंड राउंड की जो वोटिंग हो रही है नक्सल बेल्ट है। कई इलाकों में 3 बजे तक वोटिंग केवल होनी है, लेकिन जो शहर की सीट है वहां पर इस तरीके का इंतजाम है। तो बिहार पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चुनाव विश्लेषक प्रोफेसर बद्री नारायण, और साथ ही साथ कैमूर से सीधे इस वक्त जुड़ गए हमारे संवाददाता आलोक वर्मा। आलोक, ये बताएं कि लोग किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं और क्या कैमूर में आपको सुरक्षा व्यवस्था कड़ी नजर आ रही है? लोग वोटिंग करने आ रहे हैं वहां पे? बिल्कुल साफ तौर पे आकाश, मैं इस समय कैमूर के मोहनिया विधानसभा में हूं। कैमूर का आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व के अलावा कैमूर का एक सामाजिक महत्व भी है और यहाँ इसको धान का कटोरा भी कहते हैं। मोहनिया एक शहरी विधानसभा है और जब मैं यहाँ सुबह पहुंचा उसी समय से लंबी लाइन थी। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि अभी भी आप देख सकते हैं कि हर उम्र के जो वोटर हैं वो लंबी लाइन में खड़े हैं वोट देने के लिए, और इसमें से कई लोग जो हैं काफी यूथ हैं और शायद पहली बार वोट दे रहे हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर वो किस मुद्दों पर वोट दे रहे हैं। आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि पहली बार वोट दे रहे हैं? हाँ, पहली बार वोट दे रहे हैं। नाम बताइए अपना। अनिल कुमार सिंह। किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं आप? जी? किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? नहीं समझा। तो आप देखिए आकाश वोट देने आ गए हैं, हालांकि अभी मुद्दे इनको पता नहीं है, लेकिन सुबह सुबह वोट देने आ चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग और खड़े हैं जो वोट देकर बाहर निकले हैं, उनसे भी पूछते हैं आखिर वो किन मुद्दों पर सुबह सुबह आकर इन्होंने वोट दिया और आखिर इनके मन में क्या था। आप वोट देकर आए हैं? क्या पहली बार वोट दिए हैं? नहीं, दूसरी बार। ये बताइए कि किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है? हमारा डेवलपमेंट था और सरकार चेंज करने का मुद्दा था। आप भी पहली बार वोट दिए? नहीं, मैं तीसरी बार वोट दे रहा हूँ। आप ये बताइए किन मुद्दों पर आपने वोट दिया? मुद्दा तो खैर बिहार में विकास का जरूर है, मगर यहाँ पर एनडीए को, गठबंधन को और महागठबंधन को लोगों ने बहुत बार देखा है। अब की बार सिर्फ निर्दलीय की हवा चल रही है और यहाँ का जो प्रतिनिधि है उसी के पक्ष में मैंने ये मतदान हो रहा है। तो आकाश, सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि यहाँ अच्छी पोलिंग हो रही है। सुबह से ही काफी बड़ी संख्या में महिलाएं, और हमने देखा एक 95 साल के बुजुर्ग को जो भी वोट देने आए थे, और इसके अलावा हमने महिलाओं को काफी बड़ी संख्या में देखा और यूथ्स को काफी बड़ी संख्या में देखा जो सुबह सुबह कैमूर के इस पोलिंग बूथ पे पहुंच चुके हैं और अपनी बारी का वोट देने का इंतजार कर रहे हैं, और कई लोग वोट देकर जा चुके हैं। सुरक्षा की जहां तक बात है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है वो काफी बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल इस पूरे, क्योंकि आदर्श पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है और चारों तरफ सुरक्षा की काफी कड़ी व्यवस्था है। आलोक, एक बात बताएं कि खुद अपनी सीटें बचा पाएंगे जीतन राम मांझी? आकाश, ये तो देखने वाली बात होगी, 8 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन जीतन राम मांझी ने कल जो बयान दिया है उसका एक राजनीतिक संदेश जा रहा है वोटरों को ये बताने के लिए कि आप सोचिए कि उसके पीछे आप ज़्यादा अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि जीतन राम मांझी ने जानबूझकर वो बयान दिया, और शायद इसलिए कि वो उस वर्ग के वोटरों को पोलराइज कर सकें और वोट अपने पक्ष में करा सकें। इससे उनकी मंशा और इससे उनका डर दोनों ही जाहिर होता है। बिल्कुल, आलोक हमारे साथ ही रहे। अभी जो बात हो रही थी प्रोफेसर बद्री नारायण जी, ये बीजेपी ने अपना तरीका बना लिया है कि जैसे कांग्रेस किया करती थी कि किसी का भी नाम पहले से अनाउंस ना करो, सब अपना पूरा जोर लगाए, तो उसमें सबको फिर फ्रीडम है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं मैं बन रहा हूं मुख्यमंत्री, और उसके बाद बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि नहीं हमारा मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल। मैं इस पे कहना ये चाहता हूं
कि ये जो चुनाव है इस बार का, इस फेज का, ये बहुत क्रिटिकल चुनाव है बीजेपी के लिए, क्योंकि इसके सारे हेवी वेट जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट्स मानते हैं अपने को, वो सब लोग इसमें लड़ रहे हैं। प्रेम सिंह हैं, फिर राजेंद्र सिंह, जीतन राम मांझी, रामेश्वर चौरसिया, प्रेम कुमार, ये सब लोग हैं जी। और ये सचमुच एक स्ट्रेटजी है आकाश कि ये लोग बार बार अपना नाम लेकर के जनता को मोबिलाइज करना चाहते हैं अपने पक्ष में। तो एक स्पेस मिल जाता है कि आपको उस सिंबल का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री होने की संभावना का इस्तेमाल करके आप अपने वोटर को जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इसका एक इशारा ये भी है कि इसका मतलब क्राइसिस बहुत ज्यादा है। ये जब भय में होते हैं कैंडिडेट्स, तो बड़ी बड़ी नाम लेके, बड़ा नाम ड्रॉप करके या बड़े संभावना दिखा के वोट खींचते हैं। प्रोफेसर एक बात बताइए, बिहार में ब्लैक एंड व्हाइट में हर चीज बोलनी पड़ती है, बिल्कुल ताल ठोक के बोलनी पड़ती है, क्योंकि आप अगर लालू जी को सुने तो वो कह रहे हैं कि एनडीए का समय बिल्कुल समाप्त हो गया। अगर आप बीजेपी के नेताओं को सुने तो कहेंगे 2/3 बहुमत से हम जीत रहे हैं, जबकि आप उनसे अलग से बात करें तो बिल्कुल साफ साफ तौर पर। और हमारे साथ प्रभाकर भी इस वक्त जुड़ गए। प्रभाकर, आपके पास भी आ रहे हैं, मुझे बोला जा रहा है कि छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे ले रहे हैं और उसके बाद आपके पास भी आ रहे हैं। प्रोफेसर बद्रीनारायण हमारे साथ हैं, कैमूर से आलोक भी हमारे साथ हैं। पाटलिपुत्र का महासंग्राम जारी है और सुबह 7 बजे ही वोटिंग शुरू हो गई थी। इस वक्त हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ एक नए मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर राकेश सिन्हा जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर बद्रीनारायण पहले से हमारे साथ हैं और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सिन्हा आपके पास आ रहा हूं। ये बीजेपी के लिए इस बार एक महत्वपूर्ण इलाका इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपका जो वोट बैंक है वो इस इलाके में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। देखिए, 2 कारणों से महत्वपूर्ण है कि पहली बात कि पहले चरण के बाद दूसरे चरण में जब मतदान हो रहा है तो दोनों पार्टियों को, दोनों ही गठबंधन को रियलाइज हो रहा है कि हम किस स्थिति में हैं। और इस जगह पर लालू यादव और नीतीश कुमार ने बहुत कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी के ट्रेडिशनल वोट बैंक में सेंध मारे, लेकिन उल्टा पड़ गया। आज जो अति दलित, अति पिछड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो अपना परंपरागत बेस है, दोनों मिलाकर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस जो वोटिंग का पैटर्न है ये पक्ष में जाता है और भारतीय जनता पार्टी को अच्छी बढ़त की उम्मीद पार्टी को भी है और विश्लेषकों को भी लग रहा है। प्रोफेसर बद्रीनारायण, आप ये तो है कि अगड़े वोट यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन ईबीसी की राजनीति में क्या एक मुश्त वोट बीजेपी और उसके एलाइज यहाँ पर ले पाएंगे? क्योंकि 16 सीटों पर बीजेपी के अपने कैंडिडेट है और 16 पर उनके एलाइज है। देखिए आकाश, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अगर इस क्षेत्र की अगर आप सोशल डेमोग्राफी देखें तो उसमें ईबीसी बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी है इन टर्म्स ऑफ नंबर, और वो सब मिला करके इस चुनाव का निर्णय करने जा रहे हैं और करेंगे। अति पिछड़ों की चिंता क्या है इस इलाके में? हाँ, बता रहा हूँ आपको कि इसी एरिया में प्रेम सिंह लड़ रहे हैं गया से, जो कि खुद चंद्रवार कास्ट से, जाति से हैं, जो ईबीसी की जाति है, जो उनके सबसे बड़े नेता और सीएम कैंडिडेट भी है। और सीएम कैंडिडेट भी है, बीजेपी का ईबीसी फेस है। लेकिन ईबीसी में एक ट्रैप है, एक ट्रिक है। ईबीसी में बीजेपी ने काम बहुत किया है, लेकिन नीतीश कुमार का भी बड़ा क्लेम है ईबीसी में, क्योंकि उन्होंने ही उसको 17% का रिजर्वेशन दिया, उन्होंने ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में उनकी हिस्सेदारी दी, ईबीसी कार्ड दिया, तो एक पोर्शन उसका उनके तरफ भी जा सकता है। इसलिए यहाँ पर एक बड़ा ही एक ऐसा इशू है जिसके बारे में कोई सीधा गणित नहीं जोड़ा जा सकता। इसमें एक मैं जोड़ूंगा। देखिए, जो बद्री जी कह रहे हैं ये एकेडमिक दृष्टि से तो ठीक है, नीतीश ने क्या किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अति पिछड़ों में आज जेडीयू और लालू यादव दोनों के प्रति एवर्जन हो गया है और नया नेतृत्व जो उभरा है। और देखिए, प्रेम सिंह हो या मांझी हो, आज भारतीय जनता पार्टी के पास अति पिछड़ों का जो रिजेंबल करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों प्रकार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के पास है, और जो कि जेडीयू गठबंधन के पास नहीं है। साथ में रहे, क्योंकि प्रभाकर हमारे साथ गया से जुड़ गए। प्रभाकर, ये बताएं कि अगड़ी जातियों के काफी वोट इस इलाके में है जहां आज वोटिंग हो रही है, साथ ही साथ अति पिछड़ों को लेकर जो राजनीति है उसमें प्रोफेसर सिन्हा तो बता रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन कैसे उनको अपनी तरफ ला रहा है, महागठबंधन क्या कर रहा है? देखिए, ये जो आप सेकंड फेज को अगर देखेंगे और इसकी जातीय गणित को अगर आप देखेंगे तो जो कैमूर और रोहतास का इलाका है वहाँ पर अगड़ी जातियों का डोमिनेशन है, लेकिन आज जो इस फेज को जिस चीज़ के ले जाना जाएगा वो है मांझी फैक्टर के लिए। जीतन राम मांझी इसी इलाके के आते हैं, यहीं के मिट्टी के हैं, चाहे वो गया है जहानाबाद का इलाका हो,
और क्या जीतन राम मांझी महादलित के नेता हैं, क्या वो अपना वोट ट्रांसफर करा पाते हैं एनडीए के पक्ष में, या क्या नीतीश कुमार के साथ वो महादलित वोट बैंक रह जाएगा जिसने कि कॉन्स्टिट्यूंसी को काव किया था। महादलित नाम जो है वो नीतीश कुमार का दिया हुआ है, दलित से उन्होंने निकाल के महादलित कॉन्स्टिट्यूंसी अपने लिए क्रिएट की थी। तो आज उसकी परीक्षा होनी है, इसलिए इस फेज का जो यूएसपी होगा वो ये होगा कि जीतन राम मांझी फैक्टर जो है वो कितना इफेक्टिव है ग्राउंड पे। और जहां तक अगड़ी जातियों का बात है, वो जो इलाका है अगड़ी जातियों के जो डोमिनेशन का इलाका है वो रोहतास और कैमूर का इलाका है, जहां पर ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है वो, और वहां पे ये उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी अच्छी करेगी, क्योंकि ट्रेडिशनली जो बिहार में अभी पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड देखा जा रहा है तो अगड़ी जातियां एक तरह से एनडीए के साथ कंसोलिडेटेड खड़ी हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दूं, मैं जहां मौजूद हूं, ये कि बड़ा ही अजीब सा बूथ है, बड़ा इंटरेस्टिंग बूथ है ये ऑल वुमन बूथ है ये, और ये पहली बार बिहार में एक्सपेरिमेंट किया गया है। यहाँ पे पोलिंग पर्सनल से लेकर सिक्योरिटी पर्सनल से लेकर पोल कराने वाले से लेकर सभी की सभी महिलाएं, आप देखिए महिलाएं पूरी कतार में बैठी हुई हैं, पिंक आपको कलर थीम दिखेगा यहाँ पे, और जो सिक्योरिटी पर्सनल्स खड़ी हैं, जो सुरक्षा कर्मी जो खड़े हैं वो भी महिलाएं हैं। तो ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट किया गया है इलेक्शन कमीशन और गया के जिला प्रशासन के द्वारा, और बच्चों के खेलने की भी जगह बनाई गई है। आप देखिए बच्चे बड़े प्यार से खेल रहे हैं, इनकी माएँ वहाँ पे वोट डाल रही हैं और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। तो ये मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता था, एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है इलेक्शन कमीशन और गया जिला प्रशासन के द्वारा। तो हमारे दर्शक इससे क्यों महरूम रहे, इसलिए मैं दर्शकों को ये दिखाना चाहता था। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये धान का कटोरा ऐसे बोला जाता है बिहार का, इसलिए यहाँ पर जो फार्मर्स के इशू हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा, चाहे वो रोहतास का इलाका हो, कैमूर का इलाका हो, ये धान का कटोरा ऐसे बिहार का बोलते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा फार्मर्स का इशू, और साथ में नक्सल कंसर्न को हम ना भूलें, क्योंकि ये नक्सल हॉटबेड है बिहार का, चाहे वो गया हो या जहानाबाद हो। तो एक तरह से प्रशासन की चिंता ये भी बनी हुई है कि आज का दिन जो है वो पीसफुली निकल जाए। बिल्कुल प्रभाकर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आलोक वर्मा भी हैं और प्रोफेसर राकेश सिन्हा और प्रोफेसर बद्री नारायण तो इस वक्त हैं ही। प्रभाकर, आपको माफ कीजिए रोक रहा हूं, लेकिन एक अलग से रिपोर्ट जरूर इस बूथ के बारे में भेज दीजिए, खासतौर पे वो बच्चे क्या कह रहे हैं, महिलाएं क्या कह रही है और पुरुष कहां वोटिंग कर रहे हैं। पाटलिपुत्र का महासंग्राम दूसरे चरण की वोटिंग जारी है।